हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मैं लेने वाली हूँ 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 1। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है, तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक कवर कर लिया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल। तो ये मीनिंग हो गया था, इम्पोर्टेंस हो गया था, एंड सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो थे उसके अंदर हमने बिजनेस एंटिटी तक देख लिया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मनी मेजरमेंट। ओके, तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, पुराने वीडियोज आपको पहले के जो कवर किए मिल जाएंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मनी मेजरमेंट होता क्या है? This concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts। है ना। अभी देखिए, वही ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर वही चीज़ें जो पैसे से रिलेटेड होती है उसी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, है ना। कोई भी आपकी पर्सनल चीज़, या आपने किसी से फ्रेंडशिप करी, आपने किसी से झगड़ा किया, आपकी शादी हुई, आपके कोई फ्रेंड्स बने, ये सब कुछ हमें उसमें नहीं डालना है। कोई भी चीज़ सिर्फ जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वो ट्रांजैक्शन, खरीदा बेचा, किसी से उधार लिया, किसी को उधार दिया, सिर्फ वही चीज़ें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा, उससे रिलेटेड ही आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग करोगे। दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आगे देखते हैं। सिंस मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड। अभी ये बताइए कि सिर्फ पैसे को बारे में ही हम क्यों लिखते हैं, है ना। ये भी तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अपने पर्सनल डिटेल्स क्यों ना लिखे, है ना। हालांकि नहीं लिखना चाहिए, पर क्यों ना, लॉजिकली देखा जाए तो वो इसलिए, देखिए, अगर हम पहले के ज़माने में जाएंगे ना, जहाँ पर जब पैसा, ये जो मनी है, ये चिल्लर नोट, ये इन्वेंट नहीं हुआ था, उस वक्त कैसा डील होता था, ट्रांजैक्शन कैसे होते थे? बार्टर सिस्टम में। ये तो आपने स्कूल में पढ़ा था, है ना, कि अगर मुझे बकरी चाहिए, सामने वाले के पास गाय है, तो मैं मेरी 2 बकरियां उसको दूंगी, उसकी गाय मैं ले लूँगी। ये मैंने पिछले वीडियो में भी एसपी में आपको एग्जाम्पल दिया है ना। तो उसकी एक गाय मेरी हो गई, मेरे 2 बकरियाँ उसकी हो गई, है ना। इस तरह से ट्रांजैक्शन करते थे, तो वो भी ट्रांजैक्शन था। अगर वो सिस्टम आज होती तो हम वैसे वो भी रिकॉर्ड करते थे, है ना। लेकिन अभी उस चीज़ को किसने रिप्लेस कर दिया है? पैसे ने, नोट ने रिप्लेस कर दिया है, चिल्लर ने रिप्लेस कर दिया है। तो ये क्या हो गया? ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। पैसे से जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये थोड़ा इजी हो गया। अभी आप मुझे बताओ, एक पूरी गाय के बदले में 2 भी बकरियां देती हूँ, तो क्या वो सही ट्रांजैक्शन हुआ? जो गाय वाला है उसको बेचारे को कंप्लीटली सेटिस्फाई लगेगा क्या मैंने इतनी बड़ी गाय दे दिया, उसके बदले मुझे 2 बकरियां मिली है, क्या वो मन से सेटिस्फाइड होगा कि उसको सही कीमत मिली है? नहीं होगा, है ना। उसके बदले हो सकता है ये 3 या 4 बकरियां में देती तो शायद उसको सेटिस्फैक्शन मिलता, लेकिन इस तरह से सही ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, सेटिस्फैक्टरी ट्रांजैक्शन नहीं होते थे। इसीलिए बार्टर सिस्टम को पूरी तरह से बंद करके ये पैसे को इन्वेंट किया गया। आई होप आपको समझा होगा, ये आपने स्कूल में पढ़ लिया रहेगा, है ना। तो इसीलिए सिंस मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम मतलब वो एक जरिया बना एक्सचेंज का, इजी हो गया हमारा जो एक्सचेंज करते हम चीज़ें, और एक्सप्रेस इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द, अभी जो भी रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम जो अकाउंट्स लिखते हैं, आज तो मैं इंडिया में हूँ, तो क्या मैं डॉलर्स में मेरे अकाउंट्स लिखूंगी? नहीं, मैं किस में लिखूंगी? रुपीज़ में लिखूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ रुपीज़ चलता है ना। अगर मुझे दूध लेने जाना है और उस बंदे को मैं अमेरिका का डॉलर दूंगी, तो क्या वो मुझे इसके बदले दूध देगा? हाँ, अगर उसको ज्ञान है कि उसका क्या वैल्यू है डॉलर का, तो शायद दे दे। लेकिन अगर वो कोई गरीब बंदा है जिसको इतना नॉलेज नहीं है, तो वो नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि वो उसको इतना बड़ा प्रोसेस रहेगा, जाएगा उसको एक्सचेंज करना। वो जो कंट्री में है उसी कंट्री के अंदर हम अपना जो करेंसी है, करेंसी का मतलब रुपीस हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, है ना। अगर मैं अमेरिका में जाऊंगी तो वहाँ पर
मुझे अगर कुछ खरीदना है तो क्या मैं इंडियन रुपीज़ निकाल के उसको दूंगी? नहीं, मुझे वहाँ पर अमेरिकन डॉलर ही चाहिए, है ना। एक्सचेंज करके मैं ले लूँगी, बाद में मैं खरीदूंगी। तो यहाँ पर हम जो भी अकाउंट्स लिखते हैं वो उसी करेंसी के अंदर, रूलिंग करेंसी का मतलब कि यहाँ पर क्या, कौन सा करेंसी राज कर रहा है, रूल कर रहा है? रुपीज़, तो मैं रुपीज़ में लिखूंगी। आगे देख लेते हैं। ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी भले कोई ट्रांजैक्शंस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे जहाँ पर पैसा सिंपल, हमारा एक रूल तो यही है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, तो हम नहीं करेंगे रिकॉर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, स्ट्राइक्स। अभी जैसे कि अगर कुछ वर्किंग कंडीशंस है, भले वो कंडीशंस अच्छे हो या बुरे हो या ठीक नहीं हो प्रॉपरली, यू नो, तो उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट कोई है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर किसी ने फ्रॉड किया है, हाँ, अगर मॉनेटरी टर्म से किया है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ और तरह का फ्रॉड किया है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। वो इसलिए क्योंकि हम उसको पैसे में तोल नहीं सकते। It helps in understanding of the state of affairs of the business as money serves as common measure of means of which heterogeneous factors about the businesses are recorded. It helps in understanding of the state of affairs of the business. इससे क्या पता चलता है कि हमारा एक बिजनेस का स्टेट क्या है, उसका एक लेवल क्या है। ओके, कहाँ तक पहुँचा है हमारा बिजनेस का। अफेयर्स मतलब जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की, वो कहाँ तक पहुँची है। मनी जो है वो मेजर करता है हमारे बिजनेस की एक्टिविटी के लेवल को, कि हमारा बिजनेस कहाँ तक पहुँचा है या नीचे गिर गया है। ओके, तो उस तरह से हम तोल सकते हैं हमारे बिजनेस को। सर्व एज अ कॉमन मेजर ऑफ मीन्स बाय विच हेट्रोजेनियस फैक्टर्स अबाउट द बिजनेस इज रिकॉर्डेड, मतलब उसका ऊपर नीचे जाना, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या इफेक्ट करती है हमारी सोसाइटी पर, हमारे बिजनेस पर, हमारी लाइफ पर, हमारी इनकम पर, वो हम उसको तोल सकते हैं मनी के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बिजनेस हैज़ 5 कंप्यूटर्स, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स। ओके, एक बिजनेस है उसके अंदर 5 कंप्यूटर है, 2 टेबल है, 3 चेयर है, ये क्या हो गया? एसेट हो गया। दी एसेट्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन अनलेस दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। अभी ये सब तो है, ओके, बिजनेस के अंदर कंप्यूटर है, चेयर है, टेबल है, सब कुछ है, लेकिन इसको हम एसेट्स तो समझ रहे हैं, लेकिन हम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक नहीं डाल सकते जब तक इनका एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कीमत में ना निकाल लूँ। ओके, दे कैन नॉट बी एडेड टू गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन। क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है? जब तक मुझे उसकी कीमत ही नहीं पता तो मेरे लिए वो क्या काम का, कि आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, चलो मैंने कंप्यूटर बेच दिया, मुझे उसकी कीमत मिली तो मैंने उसको यूज़ किया अपने बिजनेस में। ओके, इसीलिए दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। उनको मॉनेटरी मतलब पैसे में उनको कन्वर्ट किया जाता है, तोला जाता है, और हमारे एसेट्स के साइड में हम लिख देते हैं। तो जैसे कि कंप्यूटर होगा 1.5 लाख का, ओके, टेबल होगा 15,000 का, चेयर होगी 2,500 की, इस तरह से। देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। एज एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द एक्विजिशन cost. The assets cost of acquisition will be the base of for all further accounting. अभी देखिए, the assets is recorded in the books on the basis of the historical cost. historical cost मतलब क्या हो गया? वही कीमत में मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखूंगी जिस कीमत में मैंने उसे खरीदा था, एसेट्स को। जैसे कि मैंने कंप्यूटर खरीदा रहेगा 1.5 लाख का, तो आज भी भले 4 साल हो गए, मैं उसको आज भी वही कीमत डालूंगी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर 1.5 लाख का खरीदा है तो। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है 3 लाख का, तो भले उसको 4 साल हो गए हैं, पर मैं उसको 3 लाख का कीमत का अगर मैंने खरीदा तो 3 लाख ही डालूंगी। हाँ, डेप्रिसिएशन होगा तो उसके अंदर एक और एंट्री हो जाएगी उसके नीचे, माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जिस कीमत में मैंने खरीदा था मैं वही कीमत में उसको आज भी लिखूंगी, भले उसको 4 साल हो जाओ या 10 साल हो जाओ। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है जिस वक्त मैंने खरीदा उसकी जो कीमत थी वही।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ऑन द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग, बोले तो जितनी भी मैं अकाउंटिंग करूंगी वो एक्विजिशन कॉस्ट ही मैं उसमें डालूंगी। इट डज नॉट मीन दैट द एसेट विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने कॉस्ट डाल दी है वही कॉस्ट हमेशा दिखेंगे। जैसे कि इनर कॉलम होते हैं, आउटर कॉलम होते हैं आपके अकाउंट्स में। इनर कॉलम में हम उसका एक्विजिशन कॉस्ट डालेंगे, हाँ उसको 4 साल हो गए तो माइनस डेप्रिसिएशन करके उसका जो भी वैल्यू हो जाएगा वो आउटर कॉलम में हम लेके जाते हैं ना, आपको पता होगा। इट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस, यही मैंने आपको बताया। बट सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड इन इट्स बुक वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, वही जो मैंने आपको बताया उन्होंने वही कहा है। एग्जाम्पल दिया जैसे कि फर्नीचर 3 लाख का ले लिया है, ओके तो इसको 3 लाख का ही हम लिखेंगे। अगर in case the market value goes 1 lakh or 1,50,000 it will not be consider। अभी भले वो फर्नीचर का वैल्यू 3 लाख से 1 लाख का हो गया लेकिन मैं उसको 1 लाख कंसिडर नहीं करूंगी, 3 लाख ही कंसिडर करूंगी। बाकी उसका जो वैल्यू अगर 1 लाख हुआ है इसका मतलब मुझे 2 लाख का वो वैल्यू उसका गिर गया है। इट मीन्स वैल्यू गिरने का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, तो मैं उसको माइनस डेप्रिसिएशन करके लिख दूंगी। ओके देन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। Any policy adopted for accounting should be continuous or consistent throughout the business and it need not be changed generally unless and until circumstances demand। Any policy adopted for accounting, अभी कोई भी आपने पॉलिसी अकाउंटिंग से रिलेटेड अडॉप्ट की है, उसको एक्सेप्ट किया है, उसको वैसे ही अगर आप लिख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको उसी तरह से लिखा करें जब तक कि कोई सर्कमस्टेंस, कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसमें आपको वो बदलना पड़े। However, it does not stop any improvement of any technique। उसके अंदर हालांकि अगर वही टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हो उसमें, हाँ अगर और कुछ मॉडर्नाइजेशन उसी टेक्निक में आता है तो उसे ज़रूर अपनाएं, लेकिन अपना पूरा का पूरा रास्ता ही ना बदल ले अकाउंटिंग करने का। बट दैट शुड नॉट डिस्क्लोज विद बट इट शुड बी डिस्क्लोज विद अ नोट। अगर आपने कुछ उसमें अपडेट किया है उस अकाउंटिंग सिस्टम में तो एक नोटिस डाल दीजिए कि हमने उसके अंदर अपडेट किया है। A company adopts fixed installment method for charging depreciation on fixed asset from the beginning till the end of estimated life of asset। एग्जाम्पल दिया उन्होंने। कंजर्वेटिज्म देख लेते क्या है। While recording the business transaction, we have to anticipate no profit but provide for all possible losses। अभी देखिए ज़्यादातर क्या है, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें ज़्यादातर किस तरह का हमारा अपना नज़रिया रखना चाहिए। हमें ऐसा रखना चाहिए कि हम ज़्यादातर प्रॉफिट में नहीं है, हाँ लॉसेस है, इस तरह का नज़रिया ज़रूर रखें, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हमको नहीं दिखाना है। अगर हाँ हो भी रहा है तो जितना हो सके कंट्रोल करके दिखाना है। पता चला आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया और हुआ तो नहीं पर दिखा दिया, और बाद में आपको वो बेसिस पर इनकम टैक्स बैठेगा, फाइन्स बैठेंगे, है ना, बहुत कुछ प्रॉब्लम आगे आ सकती है। तो जितना हो सके अपने आप को नीचे ही रखिए, लॉसेस बताना की कोशिश करिए, बहुत नहीं जेन्युइन ही बताइए, कुछ गलत नहीं करना है, लेकिन अपने आप को बहुत हवा में भी नहीं उड़ाना है कि आप बहुत प्रॉफिट में। ओके इट एनकरेजेस द सर्टन सीक्रेट रिजर्व्स बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। अभी सपोज प्रॉफिट हो भी रहा है, ओके लेकिन वो आपको नहीं बता सकते, बताना है आपको, ज़्यादातर लॉसेस बताना है। तो आप क्या करोगे, वो प्रॉफिट्स जो हो रहा होगा आप उसको रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो जब वो रिजर्व्स हो जाता है ना तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो लॉसेस है वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा और प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा। द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम, ओके एंड द बैलेंस शीट ओवरस्टेट्स द लाइबिलिटीज एंड अंडरस्टेट्स द एसेट। अभी आपको ये कैसा पता चलेगा कि कैसा हो रहा है, तो देखिए जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ना उसके अंदर, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होता है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका, है ना, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको वो क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या होगा, लॉसेस का साइड ज़्यादा दिखाएंगे आप और प्रॉफिट का साइड कम। उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर का जो साइड होगा उसको ज़्यादा दिखाएंगे, इनकम का साइड कम। और जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर एसेट्स का जो वैल्यू होगा उसमें हम जो अमाउंट होती है, टोटल होता है, वो थोड़ा कम दिखाएंगे और लाइबिलिटीज़ का ज़्यादा दिखाएंगे। ओके दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ वाइल राइटिंग द अकाउंट्स। हाँ अभी ये जो अकाउंटेंट है जो आपका ये सारी पॉलिसीज़, ये जो सारे ट्रांजैक्शन करेगा वो बहुत होशियार बंदा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ही उसने छुपा दिया है आपका प्रॉफिट और फिर बाद में अगर आप पकड़े जाओगे तो फिर आपको जेल भी हो सकती है और फाइन भी बैठ सकता है। तो बेटर है
छुपाना है, थोड़ा छुपाना है, थोड़ा बताना है, लेकिन देख दिखा के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आगे चल के। एग्जाम्पल, द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड 25,000 एट कॉस्ट प्राइस and 35,000 at its market price, but while recording in the book the value is 25,000 while the considered being the lowest of all. Okay, ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। अभी गोइंग कंसर्न क्या है देख लेते हैं। It is the basic assumption that business is a going concern and will continue its operation for future. अभी देखिए जो बिजनेस है वो ऑन गोइंग है और वो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि बाबा अभी ये कयामत तक चलने ही वाला है, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को ऐसा अज्यूम किया जाता है। अज्यूम का मतलब होता है सोचा जाता है, कि सोच लिया जाता है कि ये चलने ही वाला है, अपना बिजनेस बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब इससे क्या होता है कि हमारा बिजनेस चलते ही जाने वाला है, इस नज़रिए को रखते हुए हमारे जो वैल्यूएशन होंगे, मतलब जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जो हम वैल्यूज़ लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ये हमारा अकाउंटिंग प्रैक्टिस कि हम और उसको बेटर कर सकते हैं। देन डिप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड एंड अनअर्न्ड रिजर्व्स। ओके, इससे क्या होता है कि बाबा हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके हम वैल्यूज़ प्रॉपरली निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अगर सोच लिया बिजनेस आज ही बंद हो रहा है, सब कुछ उठा के हमको बेचना पड़ेगा, नहीं। इससे क्या होता है, ऐसा नज़रिया रखना है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूस चलने वाला है, बंद नहीं होगा। ऐसे नज़रिए रख के हमें अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की हमको वैल्यूएशन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स आर जनरली वैल्यूड इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी हमने ऊपर के पॉइंट में पढ़ा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस वैल्यू में हमने खरीदा हमारे एसेट्स, है ना, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, जो भी है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड। हाँ, छोटी मोटी अगर कम ज़्यादा हो रहा है वैल्यूएशन, जैसे कि अभी कोरोना आ गया, बिजनेस काफ़ी ठप हो गया, वैल्यूज़ बहुत चीज़ों की गिर गई है ना, बिल्डिंग्स की गिर गई है वैल्यूएशन, फ्लैट्स की गिर गई है, फर्नीचर की गिर गई है। जो चीज़ आज अगर अच्छी सिचुएशन होती कंप्यूटर की, अगर मेरा कंप्यूटर आज 1 लाख के अंदर बेचा जाता, हाँ, अगर सिचुएशन अच्छी होती तो वही उसकी कीमत आज 30,000 हो गई है। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये इग्नोर करनी है, क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा रहने वाली है क्या? नहीं। मेरे कंप्यूटर को हो सकता है अगर 5 महीने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाए तो मेरे कंप्यूटर को मुझे वापस वो कीमत मुझे मिल सकती है ना, भले थोड़ा सा 1-2 हज़ार कम मिलेगा, पर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक मिल जाएगा। तो इस तरह की मुझे सोच रखनी है। रियलाइजेशन क्या है देख लेते हैं। इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, है ना, दैट इज ईदर इट इज रिसीव्ड और अर्न। अभी हमारा जो इनकम होता है उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी लिखेंगे जब उसको रियलाइज्ड किया जाता है, मतलब हमारे हाथ में एक्चुअल पैसा आ जाता है। ओके, रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड और द सर्विस इज रेंडर्ड। रेवेन्यूज जो होती है, रेवेन्यूज जो होता है उसको हम सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो पैसा एक्चुअल हमारे हाथ में आ जाएगा, या फिर हमने कोई सर्विस दी है उसके बदले हमको पैसे मिले हैं, तभी हम रेवेन्यूज का रिकॉर्डिंग करेंगे। सेल्स रेवेन्यूज आर कंसिडर्ड एज रिकग्नाइज्ड व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। सेल्स जो है, जब ऐसा समझो मैंने सर्विस दे दिया, सेल्स कर दिया, मेरा कुछ प्रोडक्ट है मैंने वो बेच दिया, मतलब मेरे हाथ से तो वो चीज़ चली गई। हाँ, अभी वो भले 4 दिन के बाद पैसे मिले या फिर वो तभी के तभी पैसे देते, मतलब पैसे तो मेरे पास आने ही हैं, आज नहीं तो कल। तो इस तरह का रिकॉर्डिंग मैं करूँगी। ओके, सर्विस भी मैंने कुछ दी है, भले वो पैसे उसने तुरंत नहीं दिए, लेकिन मैं उसका रिकॉर्डिंग कर लूँगी, क्या वो पैसे मुझे फ्यूचर में आने वाले हैं, भले आज नहीं आए। ओके, लेकिन एक तरफ से तो हमारे तरफ का तो एक साइड हो गया। A company gets an order for sale of 1 lakh, okay, in May 17. Goods of only 60,000 are sold and delivered in June 2019. Cash is received for 60,000 September 2017. As per the principle of realization, sale is to be recorded in June 2017. जितने का भी सेल हुआ है उसका हमको रिकॉर्डिंग करना होगा। एक्रूअल देख लेते क्या होता है। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूज ओन्ड। ओके, अक्रूअल ये जो वर्ड है ना, ये आपके अकाउंटिंग में जब आप सॉल्व करोगे ना अकाउंट्स, तो ये बहुत बार आता है। तो अक्रूअल का मतलब क्या है वो देखते हैं। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूज,
इनकम जब रिकॉर्ड करते हैं जब कोई पैसा हमको अर्न किया हमने तब। एंड एक्सप्रेसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रू बिकम पेएबल। ओके, तब भी हम रिकॉर्ड करेंगे जबकि वो एक्रू हो जाएंगे, मतलब बिकम पेएबल, जब वो हमको मिलने के लायक हो जाएंगे या मिल जाएंगे। All expenses and reserves related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact the revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not. Okay, भले वो कैश मिला है नहीं मिला है, लेकिन accrues मतलब हमने अर्न किया है। ओके, तो उसका रिकॉर्डिंग होगा। A company invest 1 lakh with a bank for 1 year. A bank has to pay interest 10% per annum on its maturity. अभी जैसे कि 1 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसका मुझे कुछ पैसा आना बाकी है, इंटरेस्ट का पैसा, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है देख लेते। ड्यूअल एस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज़ 2 एस्पेक्ट, दैट इज ड्यूअल इफेक्ट। अभी देखिए हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अक्षय स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ कैश ऑफ 5 लाख इन ऑन वन हैंड। ओके, अक्षय ने स्टार्ट किया बिजनेस 5 लाख के साथ, 5 लाख कैश के साथ में। द बिजनेस गेट्स कैश 5 लाख, बिजनेस का हमको कैश मिला कितना, बिजनेस को कितना कैश मिला 5 लाख। एंड ऑन द अदर हैंड अ लाइबिलिटी अराइजेस, दैट इज द बिजनेस हैज टू पे अक्षय सम ऑफ 5 लाख। अभी देखिए अभी हमारा जो बिजनेस है, हमने हमारे पिछले वीडियो में क्या देखा था कि इट इज़ अ लीगल एंटिटी, मतलब वो भी उसको भी एक आइडेंटिटी मिल गई है बिजनेस को, एज अ जैसे कि इंसान को आइडेंटिटी मिलती है वैसे ही बिजनेस को भी आइडेंटिटी मिल जाती है जब वो रजिस्टर हो जाता है। तो अक्षय ने क्या लाया बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपया लाया। अब 5 लाख रुपया ला के उसने क्या किया, बिजनेस में डाला, बिजनेस को दिया, ऐसा समझिए। तो बिजनेस के लिए क्या हो गई, ये लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी मतलब उसको पे करना है बाकी 5 लाख अक्षय को, बिजनेस को कमा के देना है, या जो बिजनेस है उसको रिटर्न करना है अक्षय को। तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स हो गए, 2 साइड से हो गया कि अक्षय को जो पैसा उसने डाला है उसको वापस मिलना चाहिए। वो तो वही एक्सपेक्टेशन से पैसा डालेगा ना कि 5 लाख मुझे वापस मिलना चाहिए, तो वो अक्षय को 5 लाख अक्षय को 5 लाख वापस मिलना चाहिए, इसलिए बिजनेस के ऊपर क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, और अक्षय के लिए क्या हो गया, वो एसेट हो गया। ओके, तो ये हो गया 2 तरफ से इफेक्ट। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट नहीं होता है, कभी भी 2 इफेक्ट होते हैं, 2 बंदों पे, 2 साइड से होते इफेक्ट, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच रिकग्नाइजेज द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। मतलब अगर किसी का एक तरफ डेबिट होता है तो किसी न किसी का क्रेडिट ज़रूर होता है। यही सोच होती है अकाउंटिंग के अंदर कंपल्सरीली। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम। ये एक बेस है, बेसिक जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, कि यही है हर डेबिट का क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का डेबिट होता ही है। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अराइजेस। अब इसी के ज़रिए बेसिक इक्वेशन हमारा क्या बना था, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जब कैपिटल और लाइबिलिटी को प्लस करेंगे हमको क्या मिलेगा, एसेट्स। अभी डिस्क्लोजर्स एंड ये देखिए अभी इतने पॉइंट है, तो मैं आपको 1 2 3 ओके डिस्क्लोजर्स ये मैं आपको पिछले नेक्स्ट वीडियो में ले लूँ क्या, क्योंकि 23 मिनट का वीडियो हो गया है, आप बोर हो जाओगे। तो प्लीज़ कोशिश करिए मेरे जितने भी वीडियोस है उसको पूरा देखिए ताकि सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। 11th स्टैंडर्ड आपका बेसिक है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपका पूरा बीकॉम भी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, या 12th भी। तो 11th पक्का करिए तो 12th भी आपका ईजी जाएगा और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके तो देखिए ये यहाँ पर मैंने डुअल एस्पेक्ट तक ले लिया है, अगले वीडियो में डिस्क्लोजर से ले लूँगी। शुरू के जो भी पॉइंट्स वगैरह जो देखना है आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले लो, देख लो। आंसर्स भी मैंने दे दी, एसपी हमारा पूरा हो गया है, सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस एक्सप्लेनेशन चेक कर लो आप लिंक में। देन आंसर्स भी मैंने सब दे दिए है, एसपी के दे दिए है, इकोनॉमिक्स के दे दी है, आईटी के दे दिए, ओसी के दे दिए, ओके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इंग्लिश के चल रहे, अकाउंटेंसी के भी मैंने पूरे आंसर्स दे दिए। तो आप जाइए फटाफट मेरे चैनल पे देखिए, अगर आपको कुछ नई चीज़ चाहिए, ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट आपके बहुत अच्छे लगते हैं, आप पूरे कमेंट्स किया कीजिए प्लीज़। हमेशा जो भी वीडियो देखते कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगता है कि और मोटिवेट होती हूँ मैं कि मेरे बच्चों को इतना फ़ायदा पहुँच रहा है मुझसे। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।